Namaskar everyone. So children, as we are doing the revision of the chapters of history, class 12. So in that sequence, yesterday we have revised chapter 1, that was Indus Valley Civilization, which is also called Harappan Civilization. So today we are going to revise the chapter 2. But before that, I would like to tell you that there may be the portions of map in chapter 1, इसमें कालीबंगा, लोथल, few चंदोदारो, some places are there जिनको आपको मैप में लोकेट करना आ सकता है. So you have to be prepared for those map portions also. Today we are going to start the revision of chapter 2. Earlier the name was different, now the name is political and economic history, how inscriptions tell stories. Inscriptions कहानियों को कैसे बताती हैं, उनकी डिटेल्स के बारे में हम कैसे जान पाते हैं, ये उसकी स्टोरी है. और अब इस स्टोरी को हम कैसे जानेंगे. नाउ सी, प्रिंसेप जो थे वो ही वॉज द वन ऑफ द हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट. उन्होंने बताया कि जो राजा था, राजा को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था. प्रियदर्शी, द मीनिंग ऑफ दैट इज प्लेजेंट टू बिहोल्ड. प्लेजेंट टू बिहोल्ड, जो सबको प्रिय हो. द पर्सन हु इज गुड टू एवरीवन, ही वाज कॉल्ड प्रियदर्शी. और ऐसा लिखा गया अशोका की इंस्क्रिप्शन में. किंग अशोका के टाइम जो इंस्क्रिप्शंस थी उसमें प्रियदर्शी जो वर्ड है वो अशोका के लिए लिखा. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं, उन स्टेट से मिलकर हमारा एक इंडिया बना है. तो उस समय महाजनपद थे. तो मेन जो थे वो 16 महाजनपद थे जहाँ पे लोग रिजाइड कर रहे थे, जहाँ का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था. सो अमंग 16 विच वर द मेन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती. These were the mains. थे बहुत सारे 16 थे, पर उनमें जो मेन थे, इंपॉर्टेंट थे, उनके नाम थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती. अब ये सारी चीजें भी कई बार हमें मैप में लोकेट करने के लिए आ जाती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन, कि वो मैप के किस प्लेस में है. जो मगध है वो हमारा बिहार के आसपास का जो एरिया है वो मगध कहलाता है. तो आपको उस प्रीवियस लोकेशन को आज की लोकेशन से कोरिलेट करते हुए ये देखना है कि रियली वेयर इट वाज एग्जिस्टिंग, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था. देन वी नीड टू सी द सिस्टम. वहां पे सिस्टम था ओलिगार्की. रूलिंग के बहुत सारे सिस्टम होते हैं. वी हैव सीन मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, डेमोक्रेसी होता है, ओलिगार्की होता है. मोनार्की एक राजा का डोमिनेशन. Then dictatorship, ruler will be one and he is going to be brutal and he is going to dictate all. Democracy, when the people are choosing their own representatives. But when the oligarchy is there, power was shared by a number of men collectively. बहुत सारे लोगों के बीच में पावर को शेयर करना, that is called oligarchy. And in this oligarchy, these particular powers were given to the rajas. उन राजाओं को वो सारी पावर दी गई ओलिगार्की. नाउ कमिंग टू द इंस्क्रिप्शन, जो चैप्टर का नाम है. इंस्क्रिप्शन में क्या है? इंस्क्रिप्शन में क्या होती है? इंस्क्रिप्शन राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस ऑन स्टोन, मेटल, पॉटरी. हार्ड सरफेस पर कोई राइटिंग लिखना, कोई बात लिखना. आपने देखा होगा जैसे कि हम कभी जाते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, या पार्क में कहीं पर बेंचेस लगी होती है. बेंचेस में वो एनग्रेव होता है कि इनके पर्टिकुलर डोनेशन से बनी है. या कोई चीज़ का इनॉग्रेशन होता है, इनॉग्रेशन में लिखा होता है कि इट इज इनॉग्रेटेड बाय सो एंड सो मिनिस्टर एंड सो, और जो वीआईपीज होते हैं नाम होते हैं. तो क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इफ दे आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, सो द नेक्स्ट जनरेशन व्हेन दे विल कम टू विजिट द प्लेस, when they will come to know about the things, they will be able to know कि किसने बनाई है, किसके बारे में है, किसने इनॉग्रेट की है. So in the same way, when the inscriptions are there, inscriptions are important in the same manner. इंस्क्रिप्शन और जो राइटिंग है सरफेस में लिखी गई
मेटल पे लिखी गई है, पॉटरी पे लिखी गई है, वो उस समय की बातों को बताती है। स्पेशली जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये किस बारे में होती थी? प्रेज के बारे में, कभी किसी राजा की कोई तारीफ करनी है उसके बारे में इंस्क्रिप्शन, या फिर उसके अचीवमेंट्स के बारे में कि उस पर्टिकुलर राजा ने ये युद्ध जीता और इस तरह से उसने पीपल वेलफेयर के लिए वर्क किया। So inscriptions were totally written in the on the behalf of praising something. कुछ राजाओं की तारीफ करने को लेकर, उनकी प्रेस को लेकर जो बात लिखी गई वो इंस्क्रिप्शन में लिखी गई। Now coming to the next. अब उस समय के जो कुछ ब्राह्मण थे उन्होंने क्या कंपोज किया? उन्होंने कुछ संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज किया जो धर्मशास्त्र कहलाए। मौर्य युग की हम बात कर रहे हैं, तब उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट किया जो कि धर्म शास्त्र कहलाए। अब हमने पहले बात की थी कि देयर वर 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में among that मगध was very important. Magad was the most important महाजनपद of that time. So Magad was the first महाजनपद among the 16. अब उन 16 में मगध ही इंपॉर्टेंट क्यों था? What were the specialty of that time? Because it was the most powerful kingdom at that time, and with the specialty of minerals were there, resources were there, animals were there. So proper educate facilities जो होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए, everything were there. आप देखा वैसे हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक कैपिटल कहलाती है मुंबई कहलाती है, क्योंकि वो वेल वर्स्ड है इकोनॉमिक रिसोर्सेज से। सी साइड एरिया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का हो पाता है, टेक्निकली इट इज वेरी मच डेवलप्ड। सो अगर इफ द एरिया इज सुटेबल फॉर डेवलपमेंट और टू डू द थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर, डेवलपमेंट है, तो वो एरिया अपने आप ऑटोमेटिकली पावरफुल या इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली इज देयर, मुंबई इज देयर, कोलकाता इज देयर, चेन्नई इज देयर। 4 मेट्रोपॉलिटन क्यों है? तो दीज आर द 4 बिग मेगा सिटीज, बड़ी सिटीज है। सो इस तरह उस समय मगध था, मगध जो कि मोस्ट पावरफुल था, मिनरल्स थे, रिसोर्सेज थे, एनिमल्स थे। अब मगध पावरफुल होने में उनके रिसोर्सेज के साथ साथ वहां पे रूल करने वाले रूलर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उन रूल करने वाले रूलर्स का जब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो वी कैन नॉट फॉरगेट द नेम ऑफ हिम। कौन कौन हुए देखिए आप, बिंबिसार वाज देयर, अजातशत्रु वाज देयर, महापद्मनंद वाज देयर। सो दीज वर द मेन किंग्स ऑफ दैट टाइम। और बाद में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग आए उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ सी कैपिटल जो थी मगध की, दैट वाज राजगीर। मगध जो है अगर हम प्रेजेंट टाइम करें दैट इज बिहार, और उसकी जो राजधानी राजगिरी है वो पटना है। नाउ राजगिरी जो है कैपिटल, उसका मतलब था हाउस ऑफ किंग, जहां राजा रहता है। और अगर हम इफ ट्रांसलेट कैपिटल इनटू हिंदी दैट इज कॉल्ड राजधानी, राजधानी जहां राजा रहता है। तो ये इसका मीनिंग था राजगिरी, एंड जहां पे राजा रहता था। फिर आपका आया मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के फाउंडर बने मिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के सबसे ज्यादा ब्रेव और स्किल्ड और वेल नोन पर्सनैलिटी राजा थे। सो ही वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के एक फाउंडर थे। नाउ कमिंग टू दिस मिनिस्टर्स, यू नो वेरी वेल, अभी हम बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, सो आर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यू नॉट वर्किंग विदाउट द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो राजा है वो वर्क करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के, उन्हें सलाह देने का, उन्हें एडवाइस करने का काम करते थे कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य। सो ही वाज द वेरी वाइज पर्सन टू गिव द सजेशंस टू द किंग, और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वाइज थे कौटिल्य। एंड he wrote a book that is called अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी कौटिल्य ने, और इस बुक में he has written about the political and economic condition of that time। जो भी हमारे स्कॉलर्स थे, जो भी हमारे
राइटर्स थे, स्क्राइब्स थे या विजिटर्स थे, फॉरेनर्स थे जो उस समय आए पर्टिकुलर एरिया में विजिट करने के लिए. सो द मेन थिंग वाज कि दे वर राइटिंग अबाउट द सर्कमस्टेंसेस एंड द सिनेरियो ऑफ द सराउंडिंग. आसपास के वातावरण की सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियो के बारे में लिखने का काम वो राइटर्स कर रहे थे. तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने उस समय के जो सिस्टम के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम था उसको हाईलाइट किया. अब जो अशोका थे, सम्राट अशोक, अशोक महान से कहते हैं, उन्होंने धर्म को इंट्रोड्यूस किया. अशोक वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्ध और कलिंग का एक वार होता था. कलिंग वार में जो बहुत सारे लोग जब मारे गए थे उन्हें देखकर सम्राट अशोक ही वॉज वेरी मच सैड टू सी दैट इतना ह्यूमन काइंड जो था उनको मार दिया गया, इतना मस्कर हुआ, इतना वॉयलेंस हुआ. सो ही जस्ट थॉट अबाउट दैट टू लीव द पाथ ऑफ वॉयलेंस. उन्होंने सोचा कि नाउ वी नीड टू लीव द पाथ ऑफ वॉयलेंस. उनको हिंसा का मार्ग छोड़ देना चाहिए. और कलिंगा वार के बाद अशोका में एक ग्रेट चेंज आया और उन्होंने युद्ध को त्याग दिया. सो ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ धर्म, स्पेशली बुद्ध. नाउ अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि जब जिस चीज का जो रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है वो जगह उसकी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है. तो उस समय के 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स कौन से थे? तो 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सुवर्णवेद. These were the 5 main political centers of the time. Names are पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सुवर्णवेद. ये उस समय के मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे जहां पे मेनली पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. सो वी कैन से दीज वर द मेन पॉलिटिकल प्लेसेस. अगेन पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णवेद. नाउ कमिंग टू द मेगास्थनीज. I told you about the authors, I told you about the people who used to visit the particular areas. मेगास्थनीज क्या करते थे? मेगास्थनीज जो कर रहे थे वो कहते थे कि 6 कमिटीज हैं. 6 कमिटी उन्होंने कहा बनी हुई थी उस समय और वो 6 कमिटी 6 अलग अलग एरियाज को देख रही थी. जैसे कि हमारे यहाँ देखो बच्चों, सारी चीजें हम क्या करते हैं हिस्ट्री से अडॉप्ट करते हैं. पहले सिस्टम क्या था, उनमें अच्छी बातें क्या थी, उनमें से क्या अच्छा हम अभी अडॉप्ट कर सकते हैं. दैट वाज द मेन थिंग. 6 कमिटीज वर नेवी की, ट्रांसपोर्टेशन, फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स, एलिफेंट्स. एवरी कमिटी वाज ऑब्जर्विंग द पर्टिकुलर एरिया. हर कमिटी एक पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व कर रही थी. नेवी को, ट्रांसपोर्ट को, फुट सोल्जर्स को, हॉर्सेस को, चैरियट्स को और एलिफेंट्स को. So in such a manner, when it were divided into the 6 parts, 6 committees were working to run the proper administration of the area. उस एरिया के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए ये 6 कमिटियां वर्क कर रही थी. So this was the main thing, how the administration was working on according to Megasthenes. ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आता है. Describe about the 6 committees of Megasthenes. So at that time you need to write about all 6 parts and how these were particular observing the particular areas. Now coming about the divine thing, there was a point of divine thing. ये राजा है वो दिव्य अवतार है, मतलब एक कार्नेशन ऑफ गॉड है, कोई मनुष्य नहीं है, ईश्वर ने उत्पन्न किया है. तो राजाओं में बात है समुद्रगुप्त की. समुद्रगुप्त को बहुत ब्रेव माना गया. उनकी जो प्रशस्ति लिखी गई, उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई, उसमें बताया गया कि वॉज द ब्रेवेस्ट किंग. और उन्होंने उस समय जो उनमें सारी योग्यताएं थी, उनमें सारे देवताओं की योग्यताएं थी. ही वाज हैविंग द एबिलिटी ऑफ ऑल gods and he was full of kindness, he was full of virtues, values. So it was at the time. तो ऐसा माना जाता था कि राजा है वो दैत्य अवतार है, देवताओं का अवतार है और उसको जो लोग हैं, पीपुल हैं, दे नीड टू फॉलो द किंग. लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए. वंस अगेन रिकैप. हमने देखा कि प्रिंसेप जो उस समय के हिस्टोरियन थे उन्होंने बताया कि प्रियदर्शी
किया गया, प्लेजेंट टू बिहोल्ड, जो प्रिय हो सबको। 16 महाजनपद उसमें मेन थे, वज्जी, मगध, कौशल, गुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, ये उस समय की मेन जनपद थे। ओलिगार्की में बहुत सारे लोग कलेक्टिवली पावर शेयर करते हैं, वो राजा कहलाते हैं। फिर हमने देखा इंस्क्रिप्शंस में जो इनकार्नेशन होती है, किस तरह से राजा के अचीवमेंट और उनके प्लस पॉइंट्स, उनकी अच्छी बातों को लिखा जाता है। दो चीजें, उनकी प्रेज और उनका अचीवमेंट। देन वी फोकस ऑन द पॉइंट कि ब्राह्मण जो थे दे वर कंपोजिंग धर्मशास्त्र, जो कि संस्कृत टेक्स्ट था। देन मगध जो था वो पहला जनपद था, महाजनपद अमंग 16 and it was really very important and rather than other particular kings, Bimbisar, Ajatashatru, Mahabharata, they were the main ones. कैपिटल का नाम था राजगिरी, राजगिरी मतलब हाउस ऑफ किंग। एंड मौर्यन एम्पायर जो था वो जब स्टैब्लिश हुआ, फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज मिनिस्टर वाज कौटिल्य और चाणक्य आल्सो। ही रोट द बुक धर्मशास्त्र। अशोका जो थे ही इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ धर्म एंड 5 पॉलिटिकल सेंटर्स कौन से थे, पाटलिपुत्र, दक्षिणा, उज्जैन, कौसानी, सूर्यनगर। So in such a manner things were going on. Then there was a theory of divine king. समुद्रगुप्त की प्रेज में बहुत बात लिखी गई कि वो डिवाइन किंग थे, फुल ऑफ वैल्यूज थे, काइंड थे। He was having the all quality of that particular god और देवता कहलाए, डिवाइन कहलाए। Then we studied about the communities of Megasthenes, जो अलग एरिया में वर्क कर रही थी, नेवी की अलग, ट्रांसपोर्ट की अलग, foot soldiers, horses, chariot and elephant. So every community was seeing the each and every sphere. So this was the glimpse of the chapter 2. Tomorrow also we are going to continue with the revision, then we will include chapter 3 also. So children, the name of the chapters are changed, but the content is the same. So again I will advise, do read the NCERT chapter and do find out the particular terms जो भी हम पढ़ रहे हैं उन्हें लर्न करें। जो टॉपिक हम करवा रहे हैं, मेक द नोट्स ऑफ दैट एंड आई एम सपोज टू गिव यू द क्वेश्चंस आल्सो एट द एंड ऑफ द पार्ट एंड यू नीड टू डू द रिवीजन क्वेश्चन। वो आपके रिवीजन क्वेश्चन होंगे। पहले आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप फिर पढ़ लें, बिकॉज रिवीजन इज फॉर यू, जिससे आप इन पर्टिकुलर पार्ट्स को अच्छे से समझ पाए। सो डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, डू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई विल सेंड यू द लिंक फ्रॉम द चैप्टर, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें आप रिवाइज करें, लर्न भी करें। एंड आई विल सेंड सम वीडियोस रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थशास्त्र, कौटिल्य आल्सो, you will come to know more about them. So in such a manner, when we will revise in a proper way, we will be able to remember, learn the things in a proper manner. आपको learn हो जाएगा. So it will be in history type, as story. So in history, the story is there, and story is really interesting. तो वन बाय वन जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उन राजाओं की, उन राज्यों की, उन स्टेट्स की, it becomes good to us, हमको अच्छा लगता है। So आप इनको इस पर्टिकुलर टर्म्स में लर्न करेंगे, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। So that's all the revision 2 of the day, and tomorrow again we are going to revise chapter 3 also. Thank you so much.